आज के क्लास में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरक क्या होता है, इसके पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे स्वप्रेरक। क्या पढ़े थे? स्वप्रेरक। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अन्योन्य प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वैसे स्वप्रेरक गुणांक भी हम लोग पढ़े थे, स्वप्रेरकत्व गुणांक हम लोग पढ़े थे, या स्वप्रेरकत्व उसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग एल से दर्शा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अन्योन्य, अब स्वप्रेरक का मतलब था कि खुद एक परिनालिका के अंदर, जब एक खुद परिनालिका के अंदर क्या होता था, जब एक परिनालिका के अंदर स्वतः एक विद्युत प्रेरित धारा उत्पन्न होता था, या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, एक परिनालिका के अंदर खुद ब खुद अपने अंदर उत्पन्न कर लेता था, तो उसको हम लोग स्वप्रेरक कहते थे। इसका जो एल से दिखाते हैं उसको स्वप्रेरक कहते हम लोग कहते थे। उसी प्रकार से ये एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, जिसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक परिनालिका में धारा प्रवाहित कराने के कारण दूसरे परिनालिका में उत्प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, या बोल सकते हैं दूसरे परिनालिका में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो ये कैसे हो पाता है, इस सिस्टम को हम लोग समझेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एक हम सिस्टम लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम एक बैटरी के द्वारा क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करा रहे हैं। बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित इसमें करा रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें धारा बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर धारा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जब इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑब्वियस है कि निकलेगा, इसमें एक विद्युतीय चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब एक परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबक की तरह काम करता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा। जब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा और फिर निकल के वापस घूम के आता है। तो हम लोग कभी कभी यहाँ से ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ये यहाँ तक ही जाए, हो सकता है ये आगे तक बढ़े। आगे तक बढ़ने के कारण ये क्या होगा, इसमें से होकर निकले। तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकता है इससे पार करके यहाँ पे वापस घूम के इस तरह से आए। ठीक है, तो इस तरह से जब होगा तब हो सकता है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ निकलेगा। जब धारा को बढ़ाते रहेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो संख्या में परिवर्तन होगा, इसमें क्या चीज़ में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या चीज़ में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, जब हम लोग पता है कि जब किसी भी एक परिनालिका या किसी भी एक बंद लूप के अंदर अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं -d∅/dt लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं -d∅/dt लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं -N∞ N दर्शाता है अगर परिनालिका फेरों की संख्या कितना है, N है। तो ठीक है, तो इसके कारण इसमें भी क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा। तो इस लूप में एक धारा उत्पन्न होगा, इस लूप में धारा प्रवाहित कराने के कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी बेसिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है, जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित कराते हैं, जिसमें हम लोग किसी बैटरी से जोड़कर धारा प्रवाहित कराते हैं, उसको हम लोग P से दिखाते हैं। P से दिखाने का रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग P से दिखाते हैं। जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिस परिनालिका में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय कुंडली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक में धारा प्रवाहित कराने के कारण सेकेंडरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है। अब देखो, इसी सिस्टम पर ट्रांसफार्मर काम करता है। ये कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, हम लोग आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण हेडिंग डालना है, और अन्योन्य प्रेरण का डिफिनीशन यहाँ से लिखना है कि एक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अब यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाए या प्रेरित विद्युत धारा बोला जाए, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए धारा उत्पन्न हो या बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, दोनों का मतलब सेम ही है। जब धारा उत्पन्न होगा तो अवश्य है कि उसके बीच का कुछ ना कुछ विभवांतर भी उत्पन्न होता है।
ठीक है, जिसको मापने के लिए, धारा को मापने के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज कर लिया गया है कि जो धारा उत्पन्न होगा इससे गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। यहाँ पर ये किस लिए लगाया गया है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है। किस लिए कि रेजिस्टेंस में परिवर्तन करके धारा में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। धारा में जब वृद्धि या कमी करते हैं तभी जाके इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो समय के साथ जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके लिए हम लोग ये फार्मूला भी देख चुके हैं, लेंज का जो नियम होता है जो दिया गया था। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लिख लेना है। उसके बाद इस डायग्राम को बना लेना है। डायग्राम जैसे दिया है सेम टू सेम वैसे डायग्राम बना लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है कुछ चीज़ें लिख लेना है। अगर समझ से यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो इस वालों को हम लोग क्या कहते हैं, इसके नीचे लिख लेना है। इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली इंडिकेट कर लेना, तो इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको भी इंडिकेट कर लेना है। इसको हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक, अब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण का कोफिशिएंट निकालेंगे, अन्योन्य प्रेरण का गुणांक निकालेंगे, जिसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब ये अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार से आएगा, तो अगला इसका शॉर्ट हेडिंग डालना है। शॉर्ट हेडिंग क्या डालना था, अन्योन्य प्रेरक गुणांक किसको बोला जाए, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण को ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे जब इसमें एक जो कांस्टेंट आएगा। तो अन्योन्य प्रेरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो देखो वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन को हम लोग क्या कह रहे थे, सेल्फ इंडक्शन बोल रहे थे ना, तो वहाँ पर उसके कोफिशिएंट को हम लोग एल से दिखा रहे थे। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट को हम लोग किससे दिखाएंगे, तो एम से दिखाएंगे, या आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये लिखने के बाद कुछ मान लेते हैं कि माना कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स I2 है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स I2 है। अब यहाँ पर बताया जाता है यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, द्वितीय कुंडली में यदि फेरों की संख्या N2 हो तब क्या होगा, तब बात को समझना है। हम लोग जानते हैं कि एक कुंडली के लिए फ्लक्स I2 है, तो टोटल N2 फेरों के लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, N2/5। ये भी क्या होता है, तो जो प्राथमिक कुंडली में धारा होता है उसी के समानुपाती होगा, जैसे कि 100 प्रेरकत्व में हुआ था। तो N2/5 जो टोटल फ्लक्स होता है वो I1 का क्या होता है, इस I1 के कारण इसमें दूसरा कुंडली में क्या हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसका क्या होता है, समानुपाती होता है। और जैसे समानुपाती से हटाते हैं, इसको लिखते चलना है, जैसे ही समानुपाती से हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, M कहते हैं। इस स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं, M कहते हैं। अगर यहाँ से हम M का मान निकालेंगे, अगर हम यहाँ से M का मान निकाले, M का मान क्या निकल के आता है, N2/I2/I1 निकल के आता है। अब ये M को यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि इस M को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस M को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं इस M को क्या कहते हैं, तो इस M को M बराबर लिख लेना है कि M को क्या कहते हैं, M को अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक इसको लिख लेना है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। अगर इसका भी देखो ये सेम ही फार्मूला आया है, जैसे L का मान आया था वैसे ही किसका मान आया है, जैसे L का मान है I1 है, ध्यान देना ये I1 है। ठीक, ये दोनों 2 है। ठीक, तो जैसे M का मान आया, L का मान आया था, वैसे ही M का भी मान आता है। तो अगर अन्योन्य प्रेरक गुणांक का कोई SI मात्रक पूछेगा, इसका भी SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। एक डॉट करके लिख लेना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। हेनरी मतलब जिसको हम लोग S से दर्शाते हैं, हेनरी होता है जिसे हम H द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है,
अब आगे इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ये पहले चर्चा कर देना चाहिए था हमको। अगर हम इसमें बात करेंगे कि जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल जो भी उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस फेरों की संख्या। अब फेरों की संख्या इस यहाँ पर क्या है, N2 है, और फ्लक्स कितना है, φ2 है, तो d φ2 बटे क्या होगा, dt होगा। N2 और φ2 को अगर साथ में लिख ले, कोई भी स्थिरांक हम लोग अंदर या बाहर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का, तो N2 इंटू φ2 अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, N2 और φ2 का मान कितना है, तो m इंटू I1 है, तो यहाँ से EM का जो मान हो जाएगा, EM का जो मान होगा, कैपिटल M है इसलिए कैपिटल M से दिखा रहे, तो EM का जो मान होगा इसके जगह पर क्या लिखाएगा, m इंटू I1 बटे dt। m को अगर यहाँ से बाहर कर लेते हैं, अगर यहाँ से हम m को बाहर कर लेते हैं, तो EM का जो फार्मूला विद्युत वाहक बल जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान कितना हो जाएगा, m d I1 बटे dt के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लेना है। अगर विद्युत वाहक बल का बात किया जाए तो जो विद्युत वाहक बल का मान होगा EM बराबर m di बटे dt हो जाएगा। ये m बराबर m, जैसे कि वहाँ पर EL निकाले थे, तो EL बराबर क्या था, माइनस L इंटू डी आई बटे, वहाँ पर धारा I लिए थे, डी आई बटे dt लिखे थे। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर EM का मान आ गया माइनस m डी आई बटे di1 बटे dt हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक बात है यहाँ पर मात्रक का, तो मात्रक बता दिए पहले ही, किसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी ही होता है, जिसको हम H द्वारा निरूपित करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि 1 हेनरी का मान कितना होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि 1 हेनरी का अगर कोई मान पूछेगा तो 1 हेनरी का मान, पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर 1 हेनरी का कोई मान पूछेगा तो यहाँ से भी बता सकते हैं कि अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखाए थे, तो हमको किसका, m का मात्रक चाहिए, तब फ्लक्स का मात्रक क्या बताया गया था, वेबर, तो वेबर पर एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेबर WBC को दर्शाते वेबर पर एम्पियर लिखते हैं 1 हेनरी बराबर। ठीक, तो इस चीज को भी हम वहाँ पे बताए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका का स्वप्रेरक तत्व। तो परिनालिका का स्वप्रेरक तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं किए थे। वहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं किए थे, और यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या चर्चा करेंगे उसको समझना है। सबसे पहले एक चीज़ मेमोराइज करना पड़ेगा, वो क्या, तो उस बात को ध्यान में लाना पड़ेगा। एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि अगर हम लोग एक परिनालिका की बात करते हैं, अगर एक परिनालिका में धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये कैसा काम करता है, एक चुंबक की तरह काम करता है। इससे क्या होता है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर याद करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, B बराबर जो होता है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई होता है। स्मॉल n जो होता था, स्मॉल n होता था पर लंबाई में फेरों की संख्या था। स्मॉल n जो होता था पर लंबाई में फेरों की संख्या था। अगर इसको हम कैपिटल N के रूप में लिखना चाहते हैं तो म्यू नॉट n बटे एन आई बटे क्या था, L था। तो L लंबाई में फेरों की संख्या, अगर L लंबाई में फेरों की संख्या, तो देखो वहाँ पर अगर याद करेंगे L लंबाई का फेरों की संख्या कितना था, N था। तो एक लंबाई का हम लोग फेरों की संख्या निकाले थे, N बटे L आया था। इसी को हम लोग किसने, N से दिखा रहे थे, स्मॉल n से। तो स्मॉल n 1 लंबाई, प्रति एकांक लंबाई के लिए फेरों की संख्या है, और कैपिटल N है जो पूरा L लंबाई की जो अगर परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N से दर्शाया जा रहा था। ठीक है, ये बात हम लोग उसके पहले भी समझे थे। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ याद नहीं होगा, एक चीज़ और यहाँ पर समझ ले कि ये जो म्यू नॉट का मान होता है, अगर पहले कभी नहीं लिखवाए होंगे तो अब लिख लेना है। ये म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है म्यू नॉट का मान। ठीक है, तो अब परिनालिका का हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब चीज़ मेमोराइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है परिनालिका का स्वप्रेरक तत्व। अब परिनालिका का हम लोग स्वप्रेरक तत्व निकालने जा रहे हैं। पहले भी परिनालिका का ही स्वप्रेरक तत्व निकाले थे, लेकिन अगर पहले हम परिनालिका का स्वप्रेरक तत्व का बात करेंगे तो वहाँ पे L का जो मान आया था, वहाँ पे जो L का मान आया था, तो दो तरीका का, दो फार्मूला यहाँ पर दिया गया था। एक तो था, एक क्या था, पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन n फाई
बराबर क्या था, समानुपाती था, बराबर था एल इंटू आई के। अगर एक फार्मूला का बात करेंगे तो यहाँ पर एल का 100 प्रेरक हम तत्व देखे थे, एन फाइव बटे क्या था, एल था, ठीक है, पर एन फाइव बटे आई था, ठीक। एक ये फार्मूला लाए थे, एक हम लोग डेरिवेशन, अगर विद्युत वाहक बल का बात करेंगे वहाँ पर फार्मूला आया था माइनस एल इंटू डी आई बटे डी टी आया था। तो ये दो फार्मूला हम लोग देखे थे 100 प्रेरक गुणांक में। लेकिन अब यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं कि 100 प्रेरक गुणांक का मान कितना होता है, ठीक। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दिए। हेडिंग डालने के बाद जो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग 100 प्रेरक गुणांक दिखाना है, 100 प्रेरक गुणांक दिखाना है किसके रूप में, तो यहाँ पर बात को समझना है। यहाँ पर जो दिखाना है, यहाँ पर जो दिखाना है 100 प्रेरक गुणांक, वो हो सकता है क्षेत्रफल के रूप में दिखाए, वो हो सकता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रूप में दिखा दे 100 प्रेरक गुणांक का मान कितना होगा, और यहाँ पर फेरों की संख्या के रूप में भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ से बेसिकली हटाना क्या चाहते हैं, तो फ्लक्स और आई को हटाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख चुके हैं, अभी हम रफली सब चीज़ बता रहे हैं कि एल का फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं कि एन फाई बटे क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ से हम फाई और आई को हटाकर फेरों की संख्या और जो परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसके रूप में इस फार्मूला को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके रूप में इस फार्मूला को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, इसको हम लोग एक एक कर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेमोरेबल चीज़ है उसको याद होना जरूरी है। सबसे पहले हम ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर कोई बैटरी है, अगर बैटरी से एक परिनालिका को कनेक्ट करते हैं तो ये एक चुंबक की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, एक चुंबक की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। जब भी अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कराएंगे, जब भी इसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो धारा प्रवाहित कराने से मान लो कि इसमें आई धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो अगर आई धारा प्रवाहित इसमें कराएंगे तो ये इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि कितना होता है। इसका मान जो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है। अब बेसिकली पहले से हम लोग ये चीज़ें जान चुके हैं कि जो एन होता है वो कितने के बराबर होता है, कैपिटल एन बटे एल के बराबर होता है। ये एल लंबाई है, ये एल क्या है, लंबाई है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह से अब अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना लिखाएगा, तो बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोग जान चुके हैं कि अगर कोई परिनालिका होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, या हम लोग बोल सकते हैं 100 प्रेरक गुणांक या 100 प्रेरकत्व बोलते हैं। तो 100 प्रेरकत्व का फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि एल बराबर जो होता है, तो एल बराबर क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एन फाई बटे क्या होता है, एन फाई बटे आई होता है। एन फाई बटे क्या होता है, आई होता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जो एल बराबर होता है एन फाई बटे आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग 100 प्रेरक गुणांक, 100 प्रेरकत्व हम लोग ये पढ़े थे, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ें को हटाना है, आई को हटाना है और क्या हटाना है, फाई को हटाना है। तो ये स्टेप लिखने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से आई का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से आई का मान निकाल लेते हैं। तो अगर आई का मान निकालना है सबको इधर भेजना पड़ेगा, तो आई बराबर क्या बचेगा, ये इधर भाग में था तो इधर गुना में जाएगा, तो बी एल बटे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन के बराबर आ जाएगा। ये आई का मान हो गया। अब इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक। ये आई बराबर बी एल बटे म्यू नॉट इंटू एन के बराबर आ गया। अब अगर हम लोग लिखते हैं, अब एक और चीज़ पहले निकाल लेते हैं। फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी डॉट डी ए होता है। बी डॉट क्या होता है, डी ए होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ बी और ए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है, परिनालिका का बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्रफल दोनों का दिशा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमेशा क्या है, समान है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक परिनालिका जब बनाते हैं तो सब ये समान वृत्ताकार आकृति का बनाते हैं, तो इसका सामने से देखेंगे तो सबका क्षेत्रफल क्या दिखेगा, ए दिखेगा।
और क्षेत्रफल का दिशा उसका लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल का दिशा इधर ही होगा और चुंबकीय क्षेत्र का भी दिशा इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का दिशा यहीं पे होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स का जो मान होता है v डॉट डी, एक cos थीटा लिखेंगे तो वहाँ पर cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स बाय v इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या है, तो ये ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हम बाद में लिखवा देंगे। अब अगर फ्लक्स का मान इतना है, अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इस फ्लक्स में से b को हटा दो, इस फ्लक्स में से क्या करो, b को हटा दो, तो b के जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बटे क्या होता है l, अभी ऊपर में हम लोग लिखे थे इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग जो फार्मूला होता है स्वप्रेरकत्व का, तो l बराबर जो होता है एन फाई बटे आई। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, फाई को ही हटाते हैं, एन आई साथ अपने आप हट जाएगा, एन बटे आई, और फाई के जगह क्या रख देंगे, तो म्यू नॉट एन आई ए बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं आई आई अपने आप यहाँ कैंसल आउट हो गया, तो क्या देखने को मिल रहा है, तो एल बराबर स्वप्रेरकत्व का बात करेंगे तो क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल के बराबर हो जाएगा। ये स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ से बात करेंगे म्यू नॉट का मान, तो म्यू नॉट का मान भी हम लोग लिख देते हैं कि म्यू नॉट का मान अगर कहीं नहीं लिखे होंगे, यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं। इसका जो मान होता है 4 पाई टू 10 के पावर -7 हेनरी पर क्या होता है, मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है म्यू नॉट का मान। तो ये हो गया किसके टर्म में, क्षेत्रफल, लंबाई और प्रेरणालिका के फेरों की संख्या पर यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मान आ गया है। कैपिटल एल है और ये स्मॉल एम है। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि एल क्या है, तो एल क्या है, तो एल है परिनालिका की लंबाई, एल क्या है, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। एन क्या है, एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। अगर हम ए का बात करेंगे तो ए क्या है, तो अब परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ सारा टर्म क्लियर हो गया। आगे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व। अब ये घनत्व के बारे में हम लोग चुंबकीय ऊर्जा देखे थे, अब उसके किसके बारे में बात होने जा रहा है, तो उसके घनत्व के बारे में बात होने जा रहा है। किसके बारे में बात होने जा रहा है, उसके घनत्व के बारे में। तो जो अगला हेडिंग होगा वो होगा धारावाही, अगला जो हेडिंग होगा धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अगर हम लोग चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का नहीं बात करें, घनत्व का मतलब हो गया कि उसका आयतन से भाग कर देता तो क्या निकल जाता है, अगर उसी ऊर्जा को आयतन से भाग कर दे तो उसका वो घनत्व निकल जाता है। अगर उसी ऊर्जा को आयतन से भाग कर दे तो उसका क्या निकल जाता है, घनत्व निकल जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, किसी का भी अगर घनत्व निकालना है तो परिनालिका घनत्व उसका आयतन से क्या कर भाग कर। चलिए, इसमें खास पहले कुछ लिखना जरूरी नहीं है, अगर ये सब हम चर्चा करते हैं तो हेडिंग सबसे पहले डाल देना है। आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डाल देना है धारावाही परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो इसमें थोड़ा सा पहले मान लेते हैं कि माना है किसी परिनालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि अगर परिनालिका का बात करते हैं उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है म्यू नॉट एन, क्या हम लोग पढ़े थे, म्यू नॉट एन आई बटे एल पढ़े थे। ठीक है,
यही चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़े थे। अब अगर हम लोग ऊर्जा का बात करेंगे, अगर इसका चुंबकीय ऊर्जा का बात करेंगे परिनालिका में, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये जो चुंबकीय ऊर्जा होता है, चुंबकीय जो ऊर्जा होता है जिसको हम U से दिखा रहे थे, और इस U का मान क्या निकल के आया था, हाफ LI² निकल के आया था, हाफ LI² निकल के आया था। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं घनत्व का, अब देखो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का बारे में बात करेंगे, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चलिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से दिखा देते हैं। स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे V होगा, जहाँ पर V क्या होगा, जहाँ पर V क्या है, V क्या है, V परिनालिका का आयतन है। V क्या है, परिनालिका का आयतन है। यहाँ पर V जो है ये क्या है, परिनालिका का आयतन है। अब हमको यहाँ से दो चीज़ें चाहिए। अगर परिनालिका का आयतन का हम बात करेंगे तो परिनालिका के आयतन हम लोग क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल में क्या करते हैं, लंबाई से गुना कर देते हैं। बार बार बताते रहते हैं परिनालिका कैसे बेलनाकार आकृति है। अब बेलनाकार आकृति का आयतन निकालने का तरीका क्या है, उसका जो अनुप्रस्थ सामने वाला जो क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल से लंबाई या उसको ऊंचाई से क्या कर दो, गुना कर दो, तो आयतन निकल के आता है। तो अब अगर U का मान यहाँ पर लिखते हैं, तो U का मान जिसको हम लोग चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कह रहे हैं, तो अब अगर U का मान यहाँ पर कितना है, हाफ LI² है, हाफ LI² डिवाइडेड बाई V का मान कितना है, A इंटू L है। अब यहाँ पर क्या चीज़ का कमी है, यहाँ से L के हटाओ। तो L का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, अभी हम लोग L का मान निकाले थे। L का मान क्या निकाले थे, याद करो, तो L का मान हम लोग निकाले थे म्यू नॉट n² A बटे क्या आया था, L आया था, यही आया था ना, A बटे L आया था। और गुने में क्या है, I² है। अब पूरे के बट्टे में क्या है, L, पूरे के बट्टे में क्या है, L। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो चीज़ें कटने वाला है काटेंगे, नहीं कटने वाला है नहीं काटेंगे। यहाँ से L छूट रहा है, क्या था, L। तो अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हट जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें हट जाएगा उसको भी, उसके हटने से पहले I का भी मान रख देते हैं। I का मान B के पद में रख देते था। U बराबर 1/2, U बराबर 1/2 म्यू नॉट n² A बटे A, नीचे में 2 बेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। और I का मान अगर याद होगा तो I का मान हम लोग लिखे थे BL बटे म्यू नॉट इंटू, एक जगह हम इसके पीछे वाला चीज़ में दिखाए थे, जो I का मान होता है BL बटे म्यू नॉट इंटू N होता है, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको स्क्वायर यहाँ पर इसलिए कि I का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, तो 1/2 म्यू नॉट n² A बटे A L² इंटू, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, B का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सबका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू N का स्क्वायर। अब जो कट रहा है काट दो, n² से n² ये कट गया, A से A ये कट गया, L² से L² कट गया, और एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट यहाँ पे कट गया। तो जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है, तो ऊपर में बचा क्या, B², ऊपर में क्या बच गया, B² बटे नीचे में क्या बच गया, 2 म्यू नॉट बच गया। तो यही आ गया हम लोग चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या निकल के आया, B² बटे 2 म्यू नॉट स्क्वायर, B² बटे 2 म्यू नॉट स्क्वायर। अब ये इसको तुलना कर सकते हैं क्या चीज़ों से, एक चीज़ों से यहाँ पर तुलना किया जा सकता है इसका। अगर हम लोग ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आया था, वैसे ही अगर विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का याद करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग निकाले थे विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व का अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग विद्युत ऊर्जा घनत्व का मान क्या देखे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E के स्क्वायर आया था,
तो अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर ई का स्क्वायर की जगह यहाँ पर बी स्क्वायर है और 1/μ0 की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, तो यही दोनों में अंतर है। ठीक, यहाँ पर ये फार्मूला आया था और यहाँ पर ये फार्मूला आया किसके लिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व और ये विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व को हम लोग देखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं और इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। आगे जो पढ़ना है वो है दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे काम करता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि एक परिनालिका के कारण दूसरे परिनालिका में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें भी एक धारा उत्पन्न होगा, फिर उसमें धारा उत्पन्न होने के कारण पहले वाले में भी क्या हो सकता है, धारा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के म्यूचुअल काम करेगा, एक दूसरे के लिए काम करना शुरू करता है। इसीलिए हम उसके परिनालिका के अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में और चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम लोग परिनालिका की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व किस हिसाब से चर्चा करेंगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से चर्चा करेंगे। इसलिए वहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं किए थे, जैसे हम लोग स्वप्रेरकत्व में हम लोग किए थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो किस प्रकार से होगा हम लोग उसको यहाँ पे समझेंगे। देखो, स्वप्रेरक अन्योन्य प्रेरकत्व का कभी भी हम लोग बात करते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व का जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है, और इस बात को क्या ध्यान में रखना है उसको समझना है। होता क्या है कि अभी हम थोड़ा देर पहले एक डायग्राम दिखाया था अन्योन्य प्रेरकत्व का कि ये किस प्रकार से काम करता है, कि यहाँ पर एक बैटरी से क्या किया जाता है और एक परिनालिका जोड़ दिया जाता है, और उसके सामने क्या किया जाता है, दूसरा परिनालिका रख दिया जाता है गैल्वेनोमीटर लगा के। तो इसमें विद्युत वाहक बल, इसमें अगर धारा प्रवाहित करता है तो इसमें धारा प्रवाहित कराने का इससे कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने के कारण इसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो विद्युत वाहक बल का मान हम लोग देखे थे, उस विद्युत वाहक बल का मान देखे थे। बात बेसिकली ये है, इसको यहाँ से ऐसे समझना है कि अगर हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल का, तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ही लगाएं। ये अगर एक परिनालिका है तो हो सकता है अन्योन्य प्रेरकत्व इसके ऊपर एक लगा दे, क्या कर दे, एक दूसरा परिनालिका लगा दे इसके ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या करे, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दे, जिससे क्या हो सकता है, इसमें हम लोग धारा वगैरह को माप सकते हैं। तो इसके एक परिनालिका के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा परिनालिका ला सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है कि वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आएगा उसको यहाँ पे समझना है। उसको समझने से पहले इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो अब यहाँ पे स्मॉल एन के बारे में चर्चा ही क्यों करेंगे, स्मॉल एन के टर्म में हम लिखेंगे ही नहीं, तो कुछ चीज़ें पहले से ही लिख लेते हैं, वो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो क्या रहेगा, दो परिनालिका रहेगा। एक परिनालिका में हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे जिसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और दूसरा में हम लोग धारा उत्पन्न करेंगे जिसमें हम लोग द्वितीय कुंडली उसको हम लोग कहेंगे, या बोल सकते हैं उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या लिखना है, दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू सोलेनॉइड हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें लिखना क्या है, तो लिखना है कि माना कि प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित करा रहे, प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित करा रहा है, जहाँ NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, NP प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या है, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। A परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम ही होगा, यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, तो चाहिए हम लोग पहले वाला का ही मान लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर ए परिनालिका का अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल है। एल जो लंबाई होगा प्राथमिक कुंडली के लंबाई है, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई है। एल को लिखना है प्राथमिक परिनालिका के लंबाई है, प्राथमिक परिनालिका के लंबाई है। अब अगर हम बात करेंगे, ध्यान सुनना है, यहाँ पर यही डायग्राम को बना लेना है अगर बनाना है तो। हम लोग प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करा रहे हैं, किसमें? प्राथमिक कुंडली में, जिसका लंबाई कितना है? एल है। इस बात को ध्यान रखना। अब जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो उसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो पहले उसके फ्लक्स को लिख देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए से दिखाएंगे। इसलिए अभी बता दिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग बी ए लिख सकते हैं। ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र का, तो प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान हम लोग जान चुके हैं, म्यू नॉट एन पी। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? एन पी है, तो एन पी आई बटे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक, इंटू ए हो जाएगा। तो ये फ्लक्स का मान हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में। यही फ्लक्स के कारण ये जितना फ्लक्स होगा वो द्वितीय कुंडली से भी होकर गुजरेगा, इसलिए द्वितीय कुंडली इसी के ऊपर है। इससे जितना प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उतना ही फ्लक्स द्वितीय कुंडली में भी उत्पन्न होगा, उतना ही फ्लक्स द्वितीय कुंडली में भी उत्पन्न होगा। तब आगे जो लिखना है वो क्या लिखना है? लिखना है द्वितीय कुंडली में क्या लिखना है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स का मान आया है, ठीक है, लिख भी देते हैं यहाँ पर और अच्छे से। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स का बात करेंगे, प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है? I बराबर, अभी हम यहाँ पर दिखा भी दिए, B इंटू ए, और B का मान हम यहाँ पर दिखा दिए कितना? म्यू नॉट एन ए बाई एल। यहाँ पर एन पी से दिखाएंगे इसलिए फेरों की संख्या P है, बट एल इंटू ए हो गया, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली में क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स का मान। अगर द्वितीय कुंडली का हम बात करेंगे तो द्वितीय कुंडली का अगर बात करेंगे तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, तृतीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो अभी उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो अभी हम लोग याद करेंगे उसका चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स का मान होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एन एस मतलब सेकेंडरी कुंडली इंटू फ्लक्स से क्या कर देते हैं? जो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उसको गुणा कर देते हैं। अब अगर यहाँ पर फ्लक्स का मान देखेंगे तो पहले से कितना आ चुका है। और एक और चीज़ याद किया जाए कि जब ये हम लोग फ्लक्स का मान लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है? ये फ्लक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एम से दर्शाते हैं, एम इंटू क्या होता है? आई के बराबर होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि फेरों की संख्या फ्लक्स इंटू आई एम आई के। ये द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगा उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा कुल फ्लक्स क्या होता है? आई के समानुपाती होता था, समानुपाती से घटाते थे तो एम आता था, ठीक। ये हम लोग चर्चा ये आज ही क्लास में किए। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अब यहाँ पर क्या करो? फ्लक्स का मान रख दो। तो एन एस इंटू फ्लक्स का मान कितना है? म्यू नॉट एन पी, क्या है? म्यू नॉट एन पी ए बटे एल है। म्यू नॉट एन पी इंटू एल बटे ए है, बराबर एम इंटू आई के क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर हमको यहाँ से अब एम का कोई मान पूछेगा, अगर हमसे कोई यहाँ से अगर m का मान पूछेगा, चलिए यहाँ पे नीचे में स्लाइड खत्म हो चुका था, इधर साइड में लिख देते हैं। तो अगर m का कोई मान पूछेगा तो i इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में i, अगर अच्छे i को भी तो हटा ही सकते हैं ना, i को भी हटा सकते हैं और i का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? यहाँ पे कुछ छोड़ दिए, एक सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है क्या? आई,
सॉरी, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बटे एल होता है इनटू ए। ये छूट रहा था यहाँ पे। तो यहाँ से अगर फ्लक्स का मान, तो यहाँ पे एक आई आएगा, यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर एक आई आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आई इंटू ए होगा। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, दोनों तरफ गुना में तक कट जाएगा। तो जो एन का एम का मान निकल के आएगा वो क्या निकल गया, म्यू नॉट एन पी इंटू एन एस ए बटे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन या कॉफिशिएंट हम लोग बोल सकते हैं इसका अनोन्य प्रेरक तत्व। ये अनोन्य प्रेरक तत्व का मान आएगा एक परिनालिका के अंदर, एक दो परिनालिका के अंदर, ठीक है। तो दो परिनालिका के, जब दो परिनालिका को कैसे रखा जाए, तो अनोन्य प्रेरक तत्व की तरह वर्क करेगा। एक परिनालिका के कारण दूसरे परिनालिका में धारा उत्पन्न होगा, उसमें अनोन्य प्रेरक तत्व का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन एस एन पी एन एस ए बटे एल के बराबर आएगा। इसके पहले भी हम लोग एम का मान देखे थे, लेकिन वो हम लोग फ्लक्स के रूप में देखे थे, और फ्लक्स के रूप में एन फाई बटे क्या देखे थे, तो एन फाई बटे आई देखे थे, ठीक। तो ये फ्लक्स के रूप में हम लोग देखे थे। लेकिन अब यहाँ पर परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान रख के निकाले तब ये इतना के बराबर आता है, ठीक। तो ये हो गया म्यूचुअल, हम लोग बोल सकते दो परिनालिका में अनोन्य प्रेरक तत्व का मान कितना होगा, तो ये फार्मूला निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 से 3 फार्मूला पढ़े, ठीक है। ये सब चीज़, ये फार्मूला याद रखना जरूरी है, एक बार रिवीजन भी करना जरूरी है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जोर शोर से जरूर यहाँ पे पूछने की कोशिश कीजिए। और कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उससे रिलेटेड फिर से एक बार रिवीजन क्लास एक रख देंगे, ठीक, जिससे डिटेल में समझ में आ जाएगा अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता। सबसे पहले ये ट्राई करना है कि रिवीजन जरूर करते रहना है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक दिन जब भी दूसरा वीडियो देखना शुरू कीजिए तो पहला वीडियो का जो भी नोट्स बनाए हैं वो सबका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि समझ में नहीं आएगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर जितना भी बीच में फार्मूला यूज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि पीछे का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और पीछे का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़िएगा तो ऑब्वियस है कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फिजिक्स तो और नहीं समझ में आएगा अगर पीछे का कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना जरूरी है। इसलिए हर एक दिन वीडियो, अगले वीडियो देखने के पहले पीछे का एक बार रिवीजन कर लेना है अच्छे से। उसके बाद भी कोई टॉपिक में अगर डाउट रह जाता है तो बार बार उस टॉपिक के लिए कमेंट कीजिए, हम उस पर एक बार उस जितना भी टॉपिक रहेगा सबका रिवीजन क्लास एक बार करा देंगे, ठीक, जो डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें हम लोग के एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट ही कर देते हैं। एक टॉपिक इसमें क्या बचा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है भावार्धरा। ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़, इसलिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल को टॉपिक है, इसमें कुछ भी चीज़ें मैथमेटिकल नहीं है। तो इसको जितना अच्छे से समझ ले उतना ज़्यादा अच्छा, जिसको लिखने में क्या हो आसानी, अभी इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के ही समझ आते हैं, ठीक है। तो इसमें भावार्धराय की बात किया जा रहा है। भावार्धराय का अगर बात करेंगे जिसको हम ईडी करेंट्स कहते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखो, कोई अगर बंद परिपथ है तो हम लोग ये चीज़ें जान चुके हैं, अगर बंद परिपथ है और उससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार करता है, अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स में उसमें परिवर्तन होता है तो इसमें क्या होता जाता है, एक धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। इस बात को समझिएगा, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी धातु की प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति दी जाती है, या कोई धातु का प्लेट है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख के गति दे दिया जाता है। गति देने से क्या होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसको जब गति कराया जाता है उसमें से क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन आता है। फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, देखो कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करो और उसमें एक प्लेट लो और कोई प्लेट को गति करा कर छोड़ दो, जैसे दोलन करा कर छोड़ दो, हिला कर छोड़ दो या गति करा कर छोड़ दो। अब वो क्या होगा, जब उसके अंदर वो गति करेगा तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा कि
चुंबकीय प्लग में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक भंवर ढराई उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भंवर ढराई उत्पन्न हो जाता है। अब ये भंवर ढराई उत्पन्न होने से होता क्या है? में प्लस में परिवर्तन हो जाता है, जिससे धातु के टुकड़े में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जो फोको ने बताया था, ये कब 1875 में ये दिखाया गया था कि कोई धातु का टुकड़ा के बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो या किसी चुंबकीय क्षेत्र में वह इस प्रकार से गतिशील हो, उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसको पूरे आयतन में क्या हो जाता है? हर एक जगह बहुत सारा, यहाँ पर भी सब जगह एक भंवर ढराई उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक सर्कुलर लूप बन जाएगा जिसमें धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जो संबंध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। धातु के टुकड़े और गति का विरोध करता है और ये धाराएं चक्करदार होती है। एक चक्कर मतलब ये गोलाकार होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें फोको धारा भी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फोको धारा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये देखो, अब ये सिंपल समझ लो कि कोई भी कहीं पर भी एक रूम में अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी, एक रूम के अंदर इस दिशा में मान लो कि लेफ्ट से राइट की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी, और कोई एक प्लेट ले लिए, मान लो कि ये धातु का एक प्लेट है, मान लो कि यही एक प्लेट है, और इस प्लेट को ऐसे गति करा के हिलाकर छोड़ दी, तो इसके अंदर हिलाकर छोड़ने के कारण इसमें क्या होने लगता है? भंवर ढराई उत्पन्न होने लगता है। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है एक चक्कर लगाने लगता है, जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। अब धारा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि ये जो प्लेट होता है गर्म होने लगता है। ये जो प्लेट होता है क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसमें खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीज़ याद रख के लिखना है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं लिखवा सकते, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर अब ये चीज़ें कम से कम याद रखना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक तरफ साउथ पोल ले लिए, एक तरफ नॉर्थ पोल। बहुत बार बताया है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो एक तरफ साउथ ले लो, एक तरफ नॉर्थ ले लो। यहाँ पर क्रॉस साइन दिखाया जा रहा है, मतलब क्रॉस साइन का मतलब क्या है? क्रॉस साइन का मतलब है क्या? अंदर की ओर। तो मतलब ये नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र एक उत्पन्न कर दिया गया है। बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया गया है। और इसमें देखो एक प्लेट को, यहाँ पर प्लेट को क्या किया जाए? ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है। अब आगे पीछे ऐसे ऐसे करेगा तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो देख सकते हैं यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पर देखो धारा उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर धारा उत्पन्न हो रहा है। और जब धारा उत्पन्न होगा तो ये प्लेट क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो ये प्लेट गर्म होने लगता है, और गर्म होने से क्या होता है? ऊर्जा का क्षय देखने को मिलता है। लेकिन इसका अब देखो ये अपोज करता है। ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये अपोज करने का काम करता है, इसको रोकने का काम करता है। तो अगर इस यहाँ पे हम इसको हिलाकर छोड़ देते तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है? रुक जाता है, भंवर ढराई उत्पन्न होने के कारण। इसीलिए इसका कुछ उपयोग होता है। उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है तो उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो भंवर ढराई के कुछ उपयोग के बारे में दिया हुआ है। ये जो रेलगाड़ी होता है, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में इसका उपयोग किया जाता है। जो रेलगाड़ी होता है उसका चुंबकीय ब्रेक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो रेलगाड़ी होता है वो क्या देखने को मिलता है? वो जो रुकता है वो किस ब्रेक के कारण रुकता है? तो वहाँ पर एक चुंबकीय ब्रेक लगा हुआ रहता है। और चुंबकीय ब्रेक किस पर वर्क करता है? तो भंवर ढराई पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? तो भंवर ढराई पर वर्क करता है। और भी एक दो चीज़ें इसका यूज दिया हुआ है कि ये विद्युत चुंबकीय अवमंदन के लिए कुछ धारामापियों के स्थित क्रोड अचुंबकीय धाराओं के बने होते हैं, जो कुंडली के दोलन के क्रम में क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित होती है, जो कुंडली के दोलनी गति का विरोध करती है। जो कुंडली के क्या करती है? दोलनी गति का ये विरोध करना, तो ये दोलनी गति का अवमंदन मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, तो दोलन करते रहता है। किसी भी एक तार लटका कोई प्लेट को अगर दोलन कराते जा हिलाओ तो इसको ये रोकने का काम करता है। इसको प्रेरण भट्टी में भी यूज किया जाता है। प्रेरण भट्टी का कहने का मतलब ये है किसी धातु को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भंवर ढराई उत्पन्न होता है तो क्या हो जाता है? धातु बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। इसमें क्या हो जाता है? धातु बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, और धातु गर्म होने का होने लगता है, पिघलने लगता है। तो ये मिश्र धातु बनाने वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भंवर ढराई एक ऐसा धारा है जब एक
चुंबकीय क्षेत्र का, तो सबसे पहले थोड़ा सा भंवर धराए का हेडिंग डाल दिया जाए कि भंवर धराए क्या होता है, उसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल ले भंवर धराए। तो भंवर धराए लिखना है, जब एक प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतित कराया जाता है, जब एक प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, उस प्लेट के अंदर, उस प्लेट के सतह पर, जो उस प्लेट के सतह पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके प्लेट के सतह पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। उस प्लेट में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसी धारा को भंवर धराए कहते हैं। और इसको लिखने के बाद इसी धारा को भंवर धराए कहते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को बना लेना है। और उसके बाद भंवर धराए के उपयोग में लिख लेना है। तो पहले लिख लेना है रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक, ठीक है। रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में भंवर धराए का उपयोग किया जाता है, सबसे पहले ये लिख लेना है। दूसरा लिखना है विद्युत चुंबकीय का अवमंदन करने के लिए। तीसरा लिखना है धातु को पिघलाकर मिश्र धातु बनाने के लिए। तीसरा लिखना है धातु को पिघलाकर मिश्र धातु बनाने के लिए। ठीक है, धातु को पिघलाकर मिश्र धातु बनाने के लिए। अब ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम इस पर इसके कुछ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे, ठीक, जो संडे को हो सकता है, तो संडे को या किसी दिन ये ऑफलाइन क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने से जितना भी क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑफलाइन क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड इसमें जितना भी चैप्टर है, हम चाहते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है एक बार कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है, शायद इसका 5 पार्ट भी है। तो हम चाहते हैं कि पहले इसका सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका पार्ट 5 है, इसका पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक। पार्ट 5 या 6 तक होगा, तो इसको हम लोग क्लास कंप्लीट करने के बाद ही केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।